स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा की शक्ति में। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम यूनिवर्सिटी CBLU के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट को कर लिया है। अब हम फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट के मल्टी कल्चरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी इसे भी करेंगे। तो बच्चों, ये जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम सब्जेक्ट है ये और भी यूनिवर्सिटी में है, ये एमएड में भी इसके कुछ टॉपिक आते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन सा टॉपिक कहाँ सूट होता है। मैं CBLU के अकॉर्डिंग सिलेबस कवर करवा रही हूँ। आज करेंगे मल्टी कल्चरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आए एग्जाम में तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें बताएंगे आप आज इंटरनेट व वैश्वीकरण का दौर है, संसार के बीच दूरियां कम हो रही हैं, एक देश की दूसरे देश के ऊपर निर्भरता बढ़ रही है, व्यापार, तकनीकी, शिक्षा, रक्षा आदि अनेक क्षेत्रों में विभिन्न देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक देश के नागरिक दूसरे देशों की संस्कृति के बारे में जानकर उनकी कुछ आदतें, भाषा, पहनावा, खाना आदि को जो पसंद करने लगते हैं और अपने जीवन में शामिल भी करने लग जाते हैं। तो हमारा कुछ इंट्रोडक्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम जानेंगे संस्कृति यानी कल्चर क्या होता है। किसी समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, रहन सहन का ढंग, पहनावा, भोजन, त्योहार, जीवन के ढंग, बोलचाल आदि, भाषा, ये सब संस्कृति कहलाती है। जैसे हमारे क्लास में बच्चे बिहार से काफी हैं, तो आप बिहार के कल्चर को, जब बिहार के बच्चे हम हरियाणा में आते हैं तो वे अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपरा, रहन सहन के बारे में डिस्कस भी करते हैं। कभी कभी वहां से कुछ लोगों को जॉब के लिए, रोजगार के लिए भी दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, तो वह वहां पर अपने रीति रिवाज को करते हैं। उनका रहन सहन होता है, उनका बोलने का ढंग, उनका भोजन, उनके त्योहार, उनके जीने का ढंग, इससे हमें पता चलता है कि ये उस स्टेट के हैं। या फिर हरियाणा के लोग अदर स्टेट में जाते हैं जब, तो उनके पहनावे से, उनकी बोलचाल से वो पहचाने जाते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में बिहार से कुछ लोग आकर रह रहे हैं, तो वहाँ पर जो त्योहार होते हैं वो त्योहार यहाँ पर वो मनाते हैं। वो हमारे भी त्योहार, यहाँ के त्योहार भी मनाते हैं, लेकिन वहाँ के त्योहार को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं वो। तो उससे हमें उनकी संस्कृति का पता चलता है, उनकी परंपराओं का पता चलता है। तो संस्कृति किसी विशेष समाज की पहचान होती है। संस्कृति से ही अलग अलग समाज के बीच अंतर भी हम कर सकते हैं। अब आइए, अब हम समझते हैं बहुसंस्कृति, मल्टी कल्चरलिज्म, ये क्या होता है। तो जो बहुसंस्कृति है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु यानी मल्टी, संस्कृति यानी कल्चर। बहु मतलब अनेक, बहुत सारी, मल्टी यानी सेवरल, और संस्कृति परंपरा के अनुसार, और कल्चरल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। तो मल्टी कल्चरल का अर्थ हो गया, इसमें कई संस्कृतियों का मिक्सचर होता है। इसमें विभिन्न जातियों की संस्कृति मिली होती है तथा दूसरी संस्कृतियों से जुड़कर एक नया निर्माण या नया रूप बनकर उभरता है। जैसे किसी क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये सब रहते हैं। अक्सर शहरों में हम सबको जॉब करने के लिए जाना होता है, रोजगार के लिए, तो हमें अलग अलग धर्म के व्यक्ति मिलते हैं। तो हम सब जब वहां पर एक साथ मिलकर रहते हैं तो हम उनके कल्चर को फॉलो करते हैं, उनके त्योहारों को उनके साथ मिलकर मनाते हैं, वो हमारे त्योहारों को हमारे साथ मिलकर मनाते हैं। जैसे अभी ईद गई है, तो जब मुसलमानों के पड़ोस में हिंदू परिवार रहेगा तो वह भी उनके साथ उनके त्योहारों को सेलिब्रेट करता है। जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं तो मुसलमान जो उनके आसपास के जो पड़ोस में रहते हैं वो भी उनके त्योहारों को मनाते हैं। और आज क्रिसमस डे,
लगभग सभी मनाते हैं ईसाइयों का त्योहार। तो बहुसंस्कृति से तात्पर्य है एक से अधिक संस्कृतियों का होना, दूसरी संस्कृति को स्वीकृति देना और बढ़ावा देना। बहुसंस्कृति जहां एक से अधिक संस्कृति को व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, सुख दुख बांटते हैं और एक अच्छा वातावरण बनाते हैं। बहुसंस्कृति को अपनाने के लिए समाज में बहुसंस्कृतियों में जागरूकता आना बहुत जरूरी है। अब हम करेंगे बहुसंस्कृति जागरूकता, ये क्या होता है? मल्टीकल्चरल अवेयरनेस। बहुसंस्कृति जागरूकता से हमारा अर्थ है संस्कृति में शामिल सभी समूहों के लिए अच्छी समझ, अच्छी भावनाएं और इतिहास, मूल्य और अनुभवों को और जीवन जीने के तरीकों की प्रशंसा को शामिल करना। कई बार हमें कई और संस्कृति की जो चीजें हैं हमें पसंद आती हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं, उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप केरल में जाइए, केरल में आपको बहुत सारे त्योहार मिलेंगे। आप पंजाब में जाइए, वहाँ पर त्योहार जो मनाए जाते हैं वो हम यहाँ पर भी मनाते हैं। संक्रांति हो गई, पूरा उत्तर भारत मनाता है। और जो पंजाबियों के त्योहार आता है उसको भी सब बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। लोहड़ी को। अब इसका हम समझेंगे महत्व। बहुसंस्कृति का क्या महत्व है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो नंबर 1 पॉइंट है इसमें स्वयं की संस्कृति के प्रति जागरूकता। जब हम संस्कृतियों को देखते हैं तो हम अपनी खुद की संस्कृति के प्रति भी अवेयर होते हैं और फिर हम उसके प्रति हमारी भावनाएं भी बढ़ती हैं। दूसरों की संस्कृति के प्रति भी जागरूकता बढ़ती है। हम दूसरों की संस्कृति को सम्मान देते हैं। नए संबंधों का विकास होता है। अंतर व्यक्तिक कुशलता का श्रेष्ठ विकास होता है। रूढ़ी युक्तियों का और पूर्वाग्रहों की चुनौतियों का सामना करने की योग्यता का निर्माण होता है। जो पहले से चली आ रही जो रूढ़ियां होती हैं उनको भी हम है ना हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत से कहते हैं कि ये तो उस धर्म का त्योहार है, नहीं मनाना चाहिए, लेकिन हम तो विदेशों का जो त्योहार होता है उसको भी मनाते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे। और भी कई चीजें, कई त्योहार हैं, कई उनके कल्चर को हम फॉलो करते हैं। संसाधनों से पूर्णता प्राप्त होती है। जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक, आर्थिक स्तर, मानसिक व शारीरिक योग्यता के प्रति भी अच्छी समझ बढ़ती है। समूह के बीच तालमेल और स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा मिलता है। अब हम समझते हैं एडवांटेज ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। इससे क्या क्या एडवांटेज हैं? इससे बहुसंस्कृति ज्ञान की प्राप्ति का साधन हमें प्राप्त होगा। समाज में आविष्कार और सृजनात्मकता व समृद्धि में वृद्धि होगी और बहुसंस्कृति से समाज की संस्कृति समृद्ध बनेगी। व्यक्तियों में नई रुचि, योग्यताओं और विचारों का विकास होगा। जब एक व्यक्ति जो एक ही स्थान पर बहुत दिनों से रह रहा है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा, जब वो बाहर जाएगा, बाहर के क्षेत्र में, तब उसको पता चलता है कि हम अलग अलग संस्कृतियों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें अपनानी चाहिए, हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे हमारा होली का त्योहार है। जब होली मनाने वाले व्यक्ति जब बाहर के क्षेत्रों में इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं तब उनको इम्पोर्टेंस पता चलती है होली की, दीपावली की। इसी तरह से जो लोहड़ी है त्योहार, ये पोंगल है, ओणम त्योहार है, ये त्योहार मनाकर जब व्यक्ति उनकी संस्कृति को समझता है तो उसकी समृद्धि में वृद्धि होती है कि वो भी उनको ना मनाता है उन लोगों के साथ, और अपने त्योहार, उनके जो त्योहार है वो दूसरे उनके साथ मिलकर मनाते हैं। तो इससे नई नई रुचि, योग्यताएं, इनका भी विकास होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम करेंगे लैंग्वेज डाइवर्सिटी, भाषा विविधता। ये क्या होती है? पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। प्रस्तावना लिखते हुए इसके बारे में हम कुछ समझते हैं। संसार में बहुभाषी लोगों की संख्या काफी अधिक है। अनेक संस्कृतियां भी विद्यमान है। प्रत्येक संस्कृति की भाषा अलग होती है। वैश्वीकरण के दौर में संस्कृतियां भी आपस में मिश्रित हो गई हैं। जो ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, जो हमें ना दूसरे देशों की बातें भी जब हम अपने बहुत आसानी से हमें पता चल जाती हैं, तो हमारी आपस में जो हमारा कल्चर है ना वो भी मिक्स होता चला जा रहा है।
वही व्यक्ति भी बहुभाषी हो गया है। तो और है ना, व्यक्ति जो है ना वो अलग अलग लैंग्वेज भी सीखता जा रहा है। तो इसमें भाषा विविधता का अर्थ हम बताएंगे कि जो भाषाओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, भाषा विभिन्नता जो कहलाती है उसको भाषा विविधता कहा जाता है। जैसे भाषा, परिवार, व्याकरण, शब्दावली आदि एक साथ विशिष्ट भाषाओं की विभिन्नताओं का अध्ययन करना भाषा विभिन्नता कहलाता है। जब एक व्यक्ति, जो हमारे 5 भाषा परिवार थे, उनमें से भाषाओं को सीखता है, उनकी ग्रामर भी सीखता है, उनकी शब्दावली सीखता है, तो वह उनका अध्ययन करता है, तो वो भाषा विभिन्नता के अंदर आते हैं वो व्यक्ति। आजकल लगभग सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हम 2 या 2 से अधिक भाषाएं सीखें। सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक भाषाएं अस्तित्व के अंदर आती हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ व्यवहार में लाई जाने वाली भाषाओं की संख्या 222 है। कितनी? 222। ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, जिन्होंने बताया है कि जो व्यवहार में भाषाएं लाई जा रही है 222 है। इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न भागों में लगभग 545 भाषाएं व्यवहार में लाई जाती हैं। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं ने बड़ी संख्या में यहाँ की संस्कृति और पारस्परिक विविधता को बढ़ाया है। 1600 से अधिक मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा हमारी कितनी है? 1600 से अधिक। अधिकतर भाषा ऐसी हैं जिन्हें 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोला जाता है। भारत में कुल मिलाकर 800 से ऊपर भाषाएं थीं, जिनमें से 50 भाषाएं 25 साल के अंतराल में विलुप्त भी हो गई। जब उनके बोलने वाले कम होते चले गए उन भाषाओं को, तो वो लगभग विलुप्त हो गए। उन भाषाओं को कोई बोलता ही नहीं। लगभग ऐसी 50 भाषाएं हैं। और कितने समय पीरियड टाइम में? 25 साल के पीरियड टाइम में। भारत में प्रमुख रूप से 5 भाषा संबंधी परिवार हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे जिनमें इंडो आर्यन 75% बोलते हैं, द्रविड़ भाषा 20%, और अन्य भाषा ऐसा ऑस्ट्रो एशियाटिक, चीन, तिब्बती, ये आइसोलेट परिवार की भाषाएं, इनको बहुत कम व्यक्ति बोलते हैं। और हम जानेंगे भाषा विविधता का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी। जो भाषा विविधता है वह विभिन्न समूहों में सामंजस्य स्थापित करती है। जब एक व्यक्ति कई भाषा जानता है तो वह अलग अलग समूहों में अपना सामंजस्य अच्छी तरह से, तालमेल अच्छी तरह बैठा सकता है। उन्नति के अवसरों को बढ़ावा मिलता है, आगे बढ़ता जाएगा। जहां उसको जॉब अच्छी मिलेगी वो वहां पर अच्छी तरह से जाकर सर्वाइव भी कर सकता है। व्यवसाय कुशलता बढ़ती है, उसका बिजनेस वो अच्छी तरह से बढ़ा सकता है। व्यक्तित्व में लचीलापन आ जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी अपने आप अच्छी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। भाषाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन में अलग अलग भाषाओं का क्रिटिकल रूप से उसका ना एवोल्यूशन भी कर सकता है और नव परिवर्तन की ओर भी बढ़ेगा। अब हम चलते हैं भाषा विविधता एक समस्या के रूप में कैसे। भाषा विविधता के कारण क्या है? कारण समझते पहले हम। भारत में पाई जाने वाली भाषा विविधता के बहुत कारण हैं। नंबर 1 है भौगोलिक स्थिति। ये पूर्ण रूप से भाषा विविधता के लिए उत्तरदायी होती है, जो हमारी भौगोलिक स्थिति है। जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखिए आप हमारी भौगोलिक स्थिति। कहीं गर्मी ज्यादा है, कहीं ठंड ज्यादा पड़ती है, कहीं का मौसम बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहता, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। तो ये भी है ना हमारी भाषा को प्रभावित करती है। कैसे? जहाँ ज्यादा सर्दी पड़ेगी वहां पर ये जो गले का तंत्र होता है ये ज्यादा अलग तरह से कार्य करता है। जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है वहां पर ये जो हमारा जो बोलने का ढंग है ये भी बहुत अलग तरह से कार्य करेगा। जैसे आप यूपी में जाइए तो वहां पर कुछ एरिया ऐसा जहाँ पर नाक में बोलते हैं, गले से स्वर्ण निकाल कर नाक से स्वर्ण निकालते हैं। और कहीं कहीं वहां पर बहुत जल्दी बोलते हैं। कुछ शब्दों को वो दबा जाते हैं, कुछ को बाहर कर बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो लोग साहित्य से प्यार करते हैं वो साहित्य को पढ़ने के लिए अलग अलग भाषाएं सीखते हैं। ये भी लैंग्वेज डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में नेताओं ने भाषाई आधार पर विभिन्न प्रांतों
के लिए भारत को विभाजित करने की बात भी कही। बोला, उन्होंने कहा जिस देश प्रांत से वो नेता बन जाता था, जीत जाता था, वो उसी प्रांत की भाषा को इम्पोर्टेंस देता था कि हमारी जो ऑफिशियल वर्क इसी भाषा में होगा। राजनीतिक दल चुनाव के समय एक ही इलाके के लोगों के लिए भाषाई भावना पैदा करके उनका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वोट लेने के लिए। एक ही भाषा के लोग, भाषा क्षेत्र के लोग आपस में भावनात्मक तौर पर भी जुड़े रहते हैं। अब हम चलते हैं भाषा विविधता एक समस्या के रूप में किस तरह से है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी एज ए प्रॉब्लम, ये कैसे होता है। भारत के हर 5 किलोमीटर पर विविधता पाई जाती है। भारत में भाषा विविधता के कारण अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। उनमें से पृथकतावाद सबसे बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आया है। भाषा विविधता के कारण ही भारत में कई राज्यों का गठन भी हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ। इनसे देश की एकता में बाधा पहुंचती है। उनके अनुसार उनके क्षेत्र की भाषा दूसरे क्षेत्र की भाषा से उत्कृष्ट है। जब वहां की भाषा अलग हो जाती है, मतलब भाषा के रूप में उस राज्य का गठन हो जाता है, तो वो कहता है फिर वो मानता है कि हमारी भाषा ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हमारी भाषा के आधार पर हमारा राज्य का अलग से गठन हो गया। इसी कारण हिंदी को पूर्ण रूप से राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त नहीं हो पाया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, भाषा विविधता के कारण शिक्षक को क्या कठिनाई आएगी। जब आप टीचर बनेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। भारत बहुभाषी देश है, यहाँ छात्रों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव ज्यादा रहता है। यदि एक टीचर को क्षेत्र की भाषा का ज्ञान नहीं है तो उसे छात्रों के साथ कम्युनिकेशन करने में परेशानी होगी। विद्यालय में संसाधनों जैसे भाषा प्रयोगशाला आदि इनका भी अभाव होता है, जिसके कारण टीचर को बहुत कठिनाई आती है और जिसके परिणाम स्वरूप टीचर अपना पूरा ज्ञान छात्रों को नहीं दे पाते। फिर हम लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे, निष्कर्ष, और अपने आंसर का एंड कर देंगे। अगले टॉपिक के लिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा राधे राधे।